गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी पौधे एवं जंतु में क्या समानताएं होती हैं, यानी सिमिलैरिटीज बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स, यानी जंतु और पौधों में क्या अंतर होते हैं। तो शुरू करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो हमने यहाँ पर जो बेस लिया है वो बेस है ये। इनमें सबसे पहला जो आधार है दोनों में अंतर करने के लिए, वो पहला आधार है शरीर संरचना। इसमें एक क्वेश्चन कंपटीशंस के लिए, यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, सी टेट के लिए और आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पौधों की त्वचा किसकी बनी होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पौधों की त्वचा सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतुओं की त्वचा या शरीर प्रोटीन और वसा से बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जंतु शरीर किसका बना होता है, प्रोटीन और वसा का, और वनस्पति की शरीर का निर्माण किससे होता है, सेलुलोज का। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं गति की। तो गति का मतलब होता है मोशन। तो पौधे होते हैं ये भी गति करते हैं, और जो जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, वो भी मोशन करते हैं, गति करते हैं। मगर फर्क क्या है कि पौधों में जो गति होती है वो स्थिर होती है, स्टैटिक होती है, यानी पौधे एक स्थान पर खड़े होकर के ऐसे ऐसे झूमते रहते हैं। जबकि जीव जो होते हैं, स्पेशली जंतु जो होते हैं, उनमें स्थानांतरण होता है, यानी उनमें लोकोमोशन होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनमें जीव आता और जाता है। जैसे आपने इंसान को चलते हुए देखा हो, हाथी को देखा होगा, या और भी जानवरों को आपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हुए देखा होगा। अब बात करते हैं हम पोषण की। तो पोषण जो होता है, पोषण का मतलब होता है कोई भी जीव अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है। तो आपको पता है कि जो पौधे होते हैं ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, क्योंकि नेचर ने, कुदरत ने इनको एक बहुत बड़ी सौगात दी है, क्लोरोफिल, जो कि हरे रंग का रंगाकण यानी पिगमेंट होता है, और उसी कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड व जल के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किसका निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ये जो पौधे होते हैं ये क्लोरोफिल के कारण अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए स्वपोषी, इंग्लिश में ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। जबकि जो जंतु होते हैं ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या पौधों पर निर्भर होते हैं, इसीलिए क्या है, ये परपोषी हैं। इंग्लिश में हेट्रोट्रॉप्स हैं। हेट्रो मीन दूसरों पर, यानी कि ये दूसरों से अपने पोषण को प्राप्त करते हैं और अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, इसलिए जंतु क्या है, हेट्रोट्रॉप्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है श्वसन, रेस्पायरेशन। इंग्लिश में रेस्पायरेशन का मतलब होता है, देखो अगर रेस्पायरेशन की बात करें तो आप बोलोगे ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ये रेस्पायरेशन नहीं है। भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ही श्वसन कहलाता है। ये डेफिनेशन रट लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीन द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड इज नोन एज रेस्पायरेशन। इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपके सिलेबस में मुझे इतना डीप दिखता नहीं है कि रेस्पायरेशन प्रोसेस में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, ग्लाइकोलिसिस क्रिया में अंतिम उत्पाद कौन होता है। तो फिलहाल पायरुविक एसिड होता है, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और कंप्लीट रेस्पायरेशन में 38 अणु बता है, तो ध्यान सुन लीजिएगा कि श्वसन क्रिया, पूर्ण श्वसन क्रिया में 38 अणु एटीपी का निर्माण होता है। याद रखिएगा, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम ऊर्जा का सिक्का या एनर्जी ऑफ कॉइन कहते हैं। और एटीपी का निर्माण हमारे शरीर की कोशिका के जिस भाग में होता है उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। इसी को हम कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर श्वसन की बात करें तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं, याद रखिएगा। जबकि जंतु ऑक्सीजन को इनटेक यानी ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं। पौधों में श्वसन क्रिया त्वचा के द्वारा होती है, छालों के द्वारा होती है, पर्णरंध्र लेंटिसिल्स के द्वारा होती है, जबकि जंतुओं में ये क्रिया सिर्फ लंग्स के द्वारा होती है, जिसको हम फेफड़े कहते हैं, जो नेचर ने हमें एक जोड़ी दे रखा है। अब बात करते हैं हम संवेदना की। संवेदना का मतलब होता है सेंसेशन, यानी कि एहसास।
अगर हमें कोई टच करता है हम जान जाते हैं, कोई ठंडी गर्म चीज़ हमें टच होती है हम जान जाते हैं। ये क्या है? ये संवेदना है। तो ये संवेदना नेचर ने जीवों में भी दी है, स्पेशली जंतु और वनस्पत दोनों में, मगर कुछ कम क्या? पौधों में ये संवेदना बहुत कम होती है, क्योंकि पौधों के पास हमारी तरीके सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है, हिंदी में संवेदी अंग नहीं है, आँख, कान, नाक, मुंह, गला, त्वचा, जुबान, ये सब क्लियर। लेकिन जो जंतु होते हैं इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स यानी संवेदी अंग होते हैं। आपने पढ़ा है छोटे क्लासेस में कि 5 संवेदी अंग हमारे शरीर में बेसिकली होते हैं। तो जो जंतु होते हैं इनमें संवेदना यानी सेंसेशन का जो लेवल होता है बहुत हाई होता है, यानी कि इनमें एहसास बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम चिंतन की। चिंतन नाम का वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है। चिंतन का मतलब होता है अपनी परिस्थितियों के बारे में विचार करना, किसी के व्यवहार के बारे में विश्लेषण करना, अपनी वर्तमान चीज़ों के बारे में विश्लेषण करना, गुजरे हुए पलों के बारे में सोचना, आने वाले पलों के बारे में सोचना। इस गंभीर क्रिया को हम चिंतन कहते हैं। और इस चिंतन क्रिया को करने के लिए हमारे पास या किसी भी जीव के पास तंत्रिका तंत्र यानी ब्रेन का होना आवश्यक है। और आपको पता है कि पौधों में ब्रेन नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि चिंतन नाम की क्रिया पौधों में नहीं होती है और जंतुओं में होती है। जंतुओं में क्यों होती होगी? शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि चिंतन क्रिया के लिए मस्तिष्क का होना आवश्यक है और तंत्रिका तंत्र के द्वारा, मस्तिष्क को तंत्रिका तंत्र कहते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं, तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही हम एहसास कर पाते हैं, समझ पाते हैं, चीज़ों को विश्लेषण कर पाते हैं। तो ये क्षमता सिर्फ जंतुओं में होती है और पौधों में नहीं होती। लास्ट पॉइंट है शरीर की संगठन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% कंपटीशन में और आपके सेमेस्टर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या? कि पौधे के शरीर का निर्माण किससे होता है? तो वो सेल्यूलोज से होता है। और पौधे के शरीर की बाहरी त्वचा को क्या कहते हैं? तो पौधे के शरीर की बाहरी त्वचा को हम कोशाभित्ति या इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। बहुत पूछा जाता है कोशाभित्ति किसमें पाई जाती है? तो कोशाभित्ति पौधों में पाई जाती है, जिसको आप छाल कहते हो। जो पौधे के बाहर की सख्त त्वचा होती है, छाल, उसी को हम कोशाभित्ति कहते हैं। और ये सिर्फ पौधे में पाई जाती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर हम जंतु की बात करें तो जंतु में कोशा भित्ति नहीं पाई जाती है, जंतु में कोशा कला पाई जाती है। इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन मीन ये जो हमारी स्किन है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, हमारे शरीर का सबसे बाहरी कवर है। तो सबसे बाहरी कवर किसमें पाया जाता है? जंतुओं में, जिसको साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? साइंस की भाषा में हम उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और हिंदी में कोशा कला कहते हैं। जबकि पौधों में जो पाया जाता है उसको हम सेल वॉल कहते हैं और हिंदी में कोशाभित्ति कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पौधे एवं जंतु में विभिन्नताएं यानी डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में आप परेशान कीजिए, मुझे बताइए, मुझसे अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस लीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी मेहनत का बस यही एक फल है जो आप दे सकते हैं मुझे। अगर गुरुदक्षिणा मानते हैं तो गुरुदक्षिणा में भी आप यही काम कर सकते हैं कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।